हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल पर। जी हाँ, बैक टू क्लास में मैं मनदीप सिंघा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर एक नए सैंपल पेपर को लेकर हम आपके सामने हैं, हाजिर हैं। तो इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। 2020, 2021 और 2022 हम पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी इन सभी के सैंपल पेपर्स को 2020 के तीनों सैंपल पेपर्स, जिसमें हमने स्पेशली सीडीपी के 1 to 30 क्वेश्चंस की बातचीत की है, बिल्कुल ऑफिशियल की के साथ है। 2021 का पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी कंफर्म, 2022 का पीआरटी, टीजीटी और आज हम करने वाले हैं पीजीटी को। तो चलिए इसको कवर अप करते हैं। इसके अंदर हमने सीडीपी के 1 to 30 क्वेश्चंस की बातचीत करने वाले हैं। आप भी जब भी किसी सैंपल पेपर के या प्रीवियस ईयर पेपर को करें, तो अपने साथ साथ इस प्रकार से 1 to 30 काउंटिंग लिख लीजिए किसी भी रफ नोटबुक में, किसी भी पेज के ऊपर। और जो ऑप्शंस हमसे पहले आप भी एनालाइज करके वो उन ऑप्शंस को चूज कीजिए। जब आप ऑप्शंस चूज करेंगे तो आप देखिएगा लास्ट में आप 30 में से कितना स्कोर गेन करते हैं, और स्टार मार्क कीजिए कि कौन सा जो टॉपिक है वो आपका लूज पॉइंट रहा है, जिसे आप सुधार कर नए जो नई चीजें हैं आपके उसके अंदर ऐड कर सकते हैं और आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमें अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर स्कोर कभी ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो सैंपल पेपर है ये 2022 का मैथमेटिक्स का सेट ए का जो पेपर है, लेवल 3 का और लेक्चर। सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर्स फिल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 8, 5, 7, 5 लाइक दिस। उसके बाद आप शब्दों में लिखेंगे इन वर्ड्स आपका नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 150। उसके लिए आपको जो समय मिलेगा वो मिलेगा 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें जो सेक्शंस होते हैं वो हमारे चार सेक्शंस होते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। सीडीपी के आपको 1 to 30 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 15 क्वेश्चंस आपको हिंदी के और 15 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के देखने को मिलते हैं। 10 क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड के, 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के, जीके एंड अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस एंड मैथमेटिक्स। जो जैसा ये जो तीन है, जो फर्स्ट तीन है, ये आपको सभी के अंदर सेम देखने को मिलेंगे। और जो लास्ट के जो 60 क्वेश्चंस होते हैं ये आपको आपके सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, तो ये मैथमेटिक्स के देखने को मिलेंगे। अगर कोई साइंस है तो साइंस से देखने को मिलेंगे। तो चलिए 1 to 30 आप भी अपना स्कोर बताते रहिएगा, हमारे साथ अपना स्कोर शेयर करते रहिएगा। पार्ट 1 सीडीपी, आज हम इसके 1 to 30 क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो इस सीडीपी की बातचीत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप सभी का टाइम ज्यादा ना लेते हुए। Type of intelligence test in which the difficulty level of questions gradually increases and the time factor is secondary। एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों की कठिनाई का स्तर क्रमशः बढ़ता रहता है, कठिनाई बढ़ती रहेगी, समय कारण गौण होता है। सेकेंडरी टाइम सेकेंडरी, तो एक ऐसा है वर्बल टेस्ट होगा, पावर टेस्ट होगा, स्पीड टेस्ट होगा या परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। शाब्दिक परीक्षण, शक्ति परीक्षण, गति परीक्षण या फिर निष्पादन परीक्षण। सोचिएगा फर्स्ट का कैसा होगा। तो इसके अंदर आपकी जो पावर है, पावर को नोटिस किया जाता है कि आप कौन से डिफिकल्टी लेवल तक जा सकते हैं, तो आपकी पावर होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा। डिफिकल्टी लेवल वो आप हमेशा अपनी पावर के अकॉर्डिंग ही पार कर सकेंगे। तो शक्ति प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे, शक्ति परीक्षण। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। A teaching learning a teaching learning strategy in which small group of students with different level of ability use a variety of learning activities to improve their understanding of a subject। एक शिक्षण अधिगम व्यूहरचना जिसमें विभिन्न योग्यता सत्र वाले विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह बना दिए जाते हैं। अलग अलग योग्यता सत्र रखते हैं विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह, किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। तो क्या बोला जाएगा, मल्टी सेंसरी लर्निंग, टीम टीचिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग या फिर प्रोग्राम लर्निंग, बहुसंवेदी अधिगम, दल शिक्षण, सहकारी अधिगम या फिर अभिक्रमित अधिगम। सोचिएगा कौन सा हो सकता है। तो भी सी बात है, जब आप किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो टीम और कोऑपरेटिव, आप इनमें ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे, बट टीम ना होकर यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, क्योंकि एक बच्चा दूसरे को कुछ ना कुछ यहाँ पर सिखाने की कोशिश करेगा, कोऑपरेट करेगा एक दूसरे के साथ और अपनी लर्निंग में कुछ चीजें नई ऐड करेगा।
Spranger classification of personality is related to which approach of personality assessment? Spranger का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आंकलन के किस उपागम से संबंधित है? सबसे पहला ट्रेट अप्रोच, टाइप अप्रोच, इंस्टिंक्ट अप्रोच या फिर साइको एनालिटिक अप्रोच। शीलगुम उपागम, प्रकार उपागम, मूल प्रवृत्ति उपागम या फिर मनोविश्लेषण उपागम। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका आएगा टाइप अप्रोच। स्प्रेंगर्स क्लासिफिकेशन पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू टाइप अप्रोच, किससे है? प्रकार उपागम से रिलेटेड है। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिएगा आप जितनी भी मेरी वीडियो देखेंगे उन सभी में आपको एक चीज बड़ी जो नोटिस देखने को मिलेगी वो यह है कि जो स्टेट है वो नो, नोट और फॉल्स वाले क्वेश्चंस पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट फोकस करता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए पेपर में वरदान की तरह साबित होंगे। Which of the following is not a symptom of good mental health student? निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? लिविंग इन ए फैंटेसी वर्ल्ड, काल्पनिक दुनिया में रहना, ओके, बैलेंस इन लाइफ, नॉलेज ऑफ आवर पोटेंशियल एंड लिमिटेशंस, अपनी क्षमताओं और सीमाओं का ज्ञान होगा। बिल्कुल सही बात है, जिसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा उसका जो उसे अपनी पोटेंशियल, अपनी सीमाओं का और क्षमताओं का ज्ञान होगा। फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल वरीज, अवांछनीय चिंताओं से मुक्त भी होगा और लिविंग इन ए फैंटेसी वर्ल्ड एंड बैलेंस इन लाइफ, उसका जीवन में संतुलन भी होगा। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है लिविंग इन ए फैंटेसी वर्ल्ड, ये जो फोर्थ है, फोर्थ का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एक गुड मेंटल हेल्थ नहीं है। वो काल्पनिक दुनिया में रहेगा, सोचता रहेगा कभी सिंचैन के बारे में, कभी छोटा भीम के बारे में। तो ये एक ऐसा विद्यार्थी जो मानसिक स्वास्थ्य से सही नहीं है। ओके, तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आप अपनी क्लासरूम में बड़ा इजीली देख सकते हैं बच्चों में। When an adolescent is unable to show anger to his parents, then shows his anger to his younger brother. This is an example of which type of defense mechanism? जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपने छोटे भाई पर वह प्रकट कर देता है, पीट कर उसे अपने छोटे भाई पर सारा गुस्सा प्रकट कर देता है। ये किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का एक उदाहरण है? चलिए बताइएगा। रिपर्शन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट, दमन, प्रतिगमन, परसेप्शन या फिर विस्थापन। तो ये किस प्रकार का है? तो ऑब्वियसली बात इसमें हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है। कि जब आप ये क्वेश्चन बहुत बार लिखने को मिला है, स्टेट में भी और सीटेट में भी और रीट में भी देखने को मिला है। जब इस प्रकार के एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है और आपसे 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं तो विस्थापन होगा जब वह अपने बड़े पे गुस्सा ना दिखाकर अपने छोटे के ऊपर वो गुस्सा दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू द पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? पियाजे ने दी थी। द बेसिक यूनिट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इज टर्म्ड एज। पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया था, संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है, क्या कहलाती है? सोच के देखिएगा, मूलभूत इकाई के बारे में पूछा गया है कि वह मूलभूत इकाई, द बेसिक बेसिक यूनिट के बारे में बातचीत की गई है। अब आप सोचिए सिक्स्थ का जो क्या है, रिफ्लेक्सिस होगा, बेसिक इंस्टिंक्ट्स होगा, कंजर्वेशंस होगा, स्कीमा होगा। सहज प्रवृत्तियां होंगी, मूल प्रवृत्तियां होंगी, संरक्षण होगा या फिर स्कीमा होगा। तो सिक्स्थ है, सिक्स्थ का होगा स्कीमा। पियाजे ने हमेशा स्कीमा के ऊपर बातचीत की है, तो याद रखिएगा स्कीमा, पियाजे, पियाजे स्कीमा दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बातचीत करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस may be defined as the capacity to reason with emotions in 4 areas: to preserve emotions, to integrate it in thoughts, अपने विचारों में एकीकृत करना, to understand it and to manage it. Who gave this definition of emotional intelligence? संवेगात्मक बुद्धि के 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इसे विचार में एकीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रतिबंधित करने। संवेगात्मक बुद्धि की परिभाषा किसने दी है? डैनियल गोलमैन ने, मेयर एंड पीटर सलोवे ने, पीटर एंड माइकल ने या फिर हॉलवर्सन ने। तो सोचिएगा कि यह किसने ऐसा कहा था कि इमोशनल जो इंटेलिजेंस है
may be defined as the capacity of region with the emotion of 4 areas. 4 एरिया के अकॉर्डिंग उसे बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका बिल्कुल सही बात है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। मेयर एंड सोल्वे। अभी 2 का स्क्वायर 4 का मतलब है दो बंदों ने, मेयर एंड पीटर सेलोवे ने मिलकर 4 इमोशंस के जो एरियाज उन्हें फाइंड आउट किया था। हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिएगा नोट वाले क्वेश्चंस फिर से आ रहे हैं हमारे। नोट वाले क्वेश्चंस, नो वाले क्वेश्चंस को, फॉल्स वाले क्वेश्चंस को आपको फोकस करके पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए, इज ए डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, कौन सा मेथड डायरेक्ट नहीं है, विवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है। प्रत्यक्ष होना जरूरी है, प्रत्यक्ष विधि एक्चुअल में नहीं है, आपको यहाँ पे नहीं पे फोकस करना है। देखिएगा, इंटरव्यू नहीं है, प्रोजेक्शन नहीं है, क्वेश्चनेयर नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, परसेप्शन नहीं है, प्रश्नावली नहीं है या अवलोकन नहीं है। तो 8वें में देखिएगा कि कौन सा नहीं है। बिल्कुल सही है, आप इंटरव्यू के थ्रू डायरेक्ट मेथड है इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर भी, उसको ऑब्जर्व करके भी। परसेप्शन जो प्रोजेक्शन है वो डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आता है। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ए हॉर्स कैन ब्रोट नियर वाटर, एक घोड़े को आप पानी के पास ले जा सकते हैं। कैन नॉट बी फोर्स टू ड्रिंक, मगर उसे आप बाध्य नहीं कर सकते कि वह पानी पिए। स्टेटमेंट रिवील्स द ट्रूथ ऑफ थॉर्नडाइक व्हिच लॉ ऑफ लर्निंग, तो लॉ ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दिए गए थे? थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता को प्रकट करता है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो सोचेगा 9th में क्या हो सकता है? लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम को शो करता है। यही बच्चों के सामने है, आप बच्चों को स्कूल तक ले जा सकते हैं उन्हें, मगर पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आपको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के द्वारा अलग अलग चीजें दिखाकर उन्हें, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके टीचिंग में, उसकी जो पढ़ाई है उसमें इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, तो वह पढ़ने के लिए बाध्य होगा, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आगे खुश होगा। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है? नो, नॉट, फॉल्स वाले क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से पढ़ते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? बेसिक लेवल नहीं है, मेमोरी लेवल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल नहीं है। आधारभूत स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर या चिंतन स्तर। तो देखिएगा, बताइएगा 10th का इनमें से कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग? बेसिक लेवल। जो बेसिक लेवल है वो एक टीचिंग का लेवल, शिक्षण का स्तर, आधारभूत स्तर नहीं है। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, ये तीनों बिल्कुल सही बात है। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, देखिएगा लगातार नोट वाले क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। मेरा मानना है कि नोट वाले जो क्वेश्चंस हैं वह आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचटेट के अनुसार, क्योंकि जो एचटेट है, हरियाणा बोर्ड है, वो नो, नोट, फॉल्स, रॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्राउन फ्रेंड ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी? निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउन फ्रेंड ब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है? माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, माइनर सिस्टम, मीजो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, माइनर सिस्टम या मीजो सिस्टम, इनमें से कौन सा भाग नहीं है? 11th का जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। जहां तक हमें, आप देखेंगे माइक्रो सिस्टम इकोलॉजिकल का पार्ट है, मैक्रो भी है एंड मीजो भी है। माइनर सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है फिलहाल हमारे यहाँ पर इसके अंदर, इस इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। तो 11th है जो, 11th का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक मैचअप है एक तरीके से। विच ऑफ द पेयर इज नोट, देखिएगा नोट के आप लगातार 4 क्वेश्चन देख चुके हैं। विद रेफरेंस ऑफ इमोशंस एंड बेसिक इंस्टिंक्ट्स, इमोशंस और बेसिक इंस्टिंक्ट्स। एंगर रिपल्शन होगा, ओनरशिप कलेक्शन होगा, वंडर क्यूरियोसिटी होगा, फियर एस्केप होगा। तो आप गलत चूज कीजिएगा कौन सा है। चलिए हिंदी में भी देखते हैं। संवेग है मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युगम सही नहीं है? क्रोध निवृत्ति, अधिकार संग्रह, आश्चर्य जिज्ञासा, भय पलायन। तो 12th के अंदर आप देखेंगे जो जो एंगर है, एंगर में रिपल्शन,
बिल्कुल सही बात नहीं है, बाकी बिल्कुल सही है। ओनरशिप होने पर कलेक्शन होता है, वंडर पे क्यूरियोसिटी होती है एंड फियर पे एस्केप होता है। चलिए आपके लिए यही क्वेश्चन है कि एंगर पे जो सही सटीक होगा वो आपको कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एंगर का इमोशन का बेसिक इंस्टिंक्ट क्या होगा। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की बातचीत करते हैं। विच वे इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस? कौन सा तरीका सामाजिक विकास करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? बिल्कुल सही है। डिस्कशन ऑन सोशलाइजेशन, हम सोशलाइजेशन समाजीकरण पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसे कंपटीशन ऑन सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों पर निबंध प्रतियोगिता लिखवाकर। ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज, सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करके। डॉक्यूमेंट्री ऑन सोशल रिलेशंस, सामाजिक संबंधों पर वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री बनाकर। तो 13th में देखिएगा सबसे जो बेस्ट तरीका जो है वो क्या है कि अगर आप किसी किशोर को, किसी बच्चे को सोशल डेवलपमेंट सिखाना चाहते हैं तो आप ग्रुप एक्टिविटीज करवाइए, वो भी सोशल तरीके से। सामूहिक गतिविधियां जो बोली जाती हैं वो होंगी, तो जो बच्चा है वो जल्दी सीख सकता है। चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अकॉर्डिंग टू द मैस्लोज नीड हेरिटरी थ्योरी, अब नीड हेरिटरी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? मैस्लो के द्वारा। एस्टीम नीड आर विच टाइप ऑफ नीड, जो एस्टीम नीड है वो किस प्रकार की नीड है? मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, अब आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया था। सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? सम्मान की आवश्यकता ये पर्सनल है, सोशल है, इंटेलेक्चुअल है या इमोशनल है? व्यक्तिगत है, सामाजिक है, बौद्धिक है या संवेगात्मक है? सोचिएगा क्वेश्चन नंबर जो 14 होगा उसका क्या आंसर होगा। आप ना भी एस्टीम गुड्स करते हैं, सम्मान की आवश्यकता आपको पर्सनल नहीं सोशल रूप से होती है। आप समाज के अंदर अपना सम्मान चाहते हैं, सैफ और समाज, सैफ और सम्मान, आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं। समाज में सम्मान क्या रह जाएगा हमारा? Which of the following task is not, अगेन नो नोट वाले क्वेश्चन पे फोकस रखिएगा। रिलेटेड टू द बकर बाकर मेहंदी टेस्ट, बाकर मेहंदी क्रिएटिविटी टेस्ट, बाकर मेहंदी ने क्रिएटिविटी टेस्ट दिया था, सृजनात्मक परीक्षण दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है? अब हमें इसका उल्टा जानना है कि पहले ढूंढते कौन कौन से थे, जो उसमें से नहीं था हम उसे अपना ऑप्शन मान लेंगे। यूनिक यूजेस, अनयूजुअल यूजेस रिलेटेड टास्क, न्यू रिलेशन बिटवीन पेयर एंड रिलेटेड टास्क, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट रिलेटेड टास्क, आस्क एंड गेस रिलेटेड टास्क। असाधारण उपयोग संबंधी कार्य, युग्मों के बीच नवीन संबंधों से संबंधित कार्य, उत्पाद सुधार संबंधी कार्य, पूछो और अनुमान लगाओ संबंधी कार्य। तो क्रिएटिविटी से जो टेस्ट होगा उसके अंदर बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं आस्क एंड गेस नाम की कोई चीज नहीं होती, क्रिएटिविटी खुद से क्रिएट की जाएगी। पूछो और अनुमान लगाओ संबंधी कार्य बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो नहीं है, बाकी 3 है। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, के बाद फिर आ जाती है नो नोट वाले क्वेश्चंस के ऊपर आपका फोकस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। करेक्ट विद द रेफरेंस टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है? नो टू पर्सन कैन बी एग्जैक्टली अलाइक, दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते, दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बिलोंग टू द डिफरेंट एरियाज, दो लोगों के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी, वो अलग अलग क्षेत्र से संबंधित हो सकती है, वो अलग अलग क्षेत्र से संबंधित हो सकती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अफेक्ट डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। दो पर्सन्स की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे वो उनके अलग अलग जो एरियाज होंगे डायमेंशन के डेवलपमेंट के, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइज ओनली ड्यू टू हेरिडिटी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं केवल अनुवांशिकता के कारण उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है। अनुवांशिकता के कारण ऐसा कोई वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अराइजेस ओनली ड्यू टू हेरिडिटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल क्या होगा? सही। क्वेश्चन नंबर 17 की बातचीत करते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ट्रेट थ्योरी फॉर स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत अध्ययन की शील गुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? शील गुण विधि के जनक किसे माना गया है?
ऑलपोर्ट को माना गया है, वुड्सवर्थ को माना गया है, मैकडूगल को माना गया है या फिर आइजैक को माना गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में ऑलपोर्ट को माना गया है और ऑलपोर्ट शीलगुण विधि के जनक माने जाते हैं। ठीक है, आगे बातचीत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज करेक्ट फॉर द रिसीविंग द इंफॉर्मेशन? संप्रेषण कौशलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? आपको लिसनिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग या फिर स्पीकिंग एंड राइटिंग? देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग सा पेयर है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। सुनना और लिखना, बोलना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, बोलना और लिखना। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। LSRW के ऊपर ये क्वेश्चन है आपका इस कंसेप्ट से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसके अंदर लिसनिंग और रीडिंग बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। लिसन और रीड, सुनना और पढ़ना। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19, which of the ट्राइकिक थ्योरी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? इनमें कौन नहीं है? बिल्कुल सही बात है, नो नोट वाले क्वेश्चंस के ऊपर बार बार फोकस किया जा रहा है। त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि का प्रकार नहीं है? एनालिटिक नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है या फिर प्रैक्टिकल नहीं है? विश्लेषणात्मक नहीं है, सृजनात्मक नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है या फिर व्यवहारिक नहीं है? सोचेगा कौन सा नहीं है। 19 में आप एनालिटिक भी होंगे, क्रिएटिव भी होंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे। स्टोरेज के अनुसार इंटेलिजेंस है, बिल्कुल यहाँ पे थ्योरेटिकल नहीं है, सैद्धांतिक का कोई भी काम है नहीं है। तो 19 का ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बातचीत करते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी, व्हाट लेवल of morality is it when morality includes self-accepted moral principles? अब देखिएगा इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत, यह किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं? तो सोचिएगा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड नन ऑफ दीज। सबसे ज्यादा जो बच्चा है वो कंफ्यूज होता है प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल में। पूर्व रूढ़िगत, 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 इनमें से कोई नहीं। तो सोचेगा क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसका क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, जैसा मैंने आपको कहा कि प्री और पोस्ट में कंफ्यूजन है तो यहाँ पर पोस्ट आएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने के बाद में आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि यह क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट? देखिएगा नो नोट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आपको बड़ा अच्छे से काम करना है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस पीरियड, निम्नलिखित में से किशोर अवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? इट इज ए ट्रांजिशनल पीरियड, एक ट्रांजिशनल पीरियड है। इट इज ए पीरियड ऑफ अनरियलिज्म, यहाँ पर आप अवास्तविकताओं से बातचीत करते हैं। इट इज ए सर्च ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पर आप स्वयं को पहचान की खोज चलती है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या होगा, आगे मेरे को क्या करना है। इट इज ए थ्रेशोल्ड ऑफ पुबर्टी, यह यौवनारंभ, यौवन जो है उसकी एक दहलीज है, यहाँ से स्टार्ट होता है एडोलसेंस। तो सोचिएगा ऑप्शन नंबर 21 में जो बिल्कुल सटीक ऑप्शन लगता है कौन सा है? ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो आप हर एक लाइफ से गुजरे हैं। तो कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि आप क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर चूज करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। चलिए देखते हैं कितने सही होते हैं, कमेंट कीजिएगा आप अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आपकी लाइफ से रिलेटेड है, बिल्कुल आप जी चुके हैं इस लाइफ को, तो आपको शायद इस ऑप्शन के बारे में ज्यादा पता होगा एज कंपेयर टू बुक। हु डेवलप्ड द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट? पिछले पेपरों के अंदर भी हमने TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखा है। और पर्सनैलिटी असेसमेंट, व्यक्तित्व आंकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है? मुर्रे एंड मॉर्गन के द्वारा, बैलक के द्वारा, आइजैक के द्वारा, ऑलपोर्ट एंड कैटल के द्वारा। सोचिएगा जो टैट एप्रिसिएशन जो टेस्ट है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, किसके द्वारा दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है
उसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन है मुर्रे एंड मॉर्गन के द्वारा तक दिया गया था। नेक्स्ट की बातचीत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बातचीत करते हैं। This type of reinforcement schedule is it when reinforcement is provided to the learner only after a certain number of responses। कुछ रिस्पॉन्सेज के बाद में उसको एक reinforcement दिया जाता है, तो वह किस प्रकार का पुनर्बलन reinforcement है। जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, तो वह किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है। फिक्स्ड रेशो है, वेरिएबल रेशो है, फिक्स्ड इंटरवल है या फिर वेरिएबल इंटरवल है। निश्चित अनुपात में, परिवर्तनशील अनुपात में, निश्चित अंतराल में या फिर परिवर्तनशील अंतराल में। तो सोचिएगा 23 में क्या होगा। बिल्कुल सही है, एक फिक्स्ड रेशो है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड द लर्नर ओनली आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। सर्टेन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज का मतलब है कुछ चीजें आपने पहले से फिक्स कर रखी है, निश्चित अनुपात आपने पहले से प्रोवाइड करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आप भी अपना स्कोर हमारे साथ जरूर कमेंट में शेयर कीजिएगा और अपने इंपॉर्टेंट एरियाज और अपने डिफिकल्ट एरियाज के ऊपर फोकस कीजिएगा। अगर आप किसी डिफिकल्ट एरिया के ऊपर हमसे कोई वीडियो चाहते हैं तो पर्टिकुलर वीडियो हम आपके लिए जरूर बनाएंगे, तो जरूर कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम जरूर लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, एडोलसेंस पीरियड इज। पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसके द्वारा मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी गई। नैतिक विकास सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया था। किशोर अवस्था, एडोलसेंस पीरियड क्या है, स्टेज ऑफ मॉरल रियलिज्म। नैतिक वास्तविकता है की अवस्था है, स्टेज ऑफ मोरालिटी कंस्ट्रेंट्स, दबाव की नैतिकता की अवस्था। स्टेज ऑफ इट्रोनोमस मोरालिटी, प्रात्य नैतिकता की अवस्था है, या फिर स्टेज ऑफ ऑटोमस मोरालिटी, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, तो एडोलसेंस में आप सोचिएगा कि जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे के द्वारा दी गई थी, उसमें ये चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। तो बिल्कुल सही बात है, बच्चा नैतिकता के बारे में, मोरल चीजों के बारे में कोई भी बातचीत नहीं करता है। स्टेज ऑफ मोरालिटी कंस्ट्रेंट्स, फिर वही नैतिकता नहीं। स्टेज ऑफ हिट्रो प्रायत्य नहीं, वो सिर्फ ऑटोनोमस स्वायत्त, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। एडोलसेंस में बच्चा किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है, शीशे के सामने देखता रहता है खुद को और सोचता रहता है। Which of the following factor positively affect learning? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मीनिंगलेस कंटेंट, लैक ऑफ मैच्योरेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, इंफॉर्मेशनल फीडबैक। अर्थहीन विषय वस्तु, परिपक्वता की कमी, अभिप्रेरणा की कमी या फिर सूचनात्मक प्रतिपुष्टि। तो सोचिएगा कि इनमें से 25 में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सा फैक्टर जो है पॉजिटिवली अफेक्ट करता है लर्निंग को। बिल्कुल सही है, आपके पास में जैसी इंफॉर्मेशन होगी, आपकी लर्निंग, आपकी इंफॉर्मेशन आपको जरूर अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो 25 का जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट के लिए आपके पास इंफॉर्मेशनल बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 की बातचीत करते हैं। रोहित हेल्प अदर्स टू गेट प्रेज। ओके, दिस इज एन एग्जांपल। रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है। तो ये उदाहरण है। आंतरिक मतलब इंट्रिंसिक, अंदर से नहीं। एक्सट्रिंसिक, बाह्य अभिप्रेरणा का। इनेट मतलब जन्मजात या ननोपदेश। आंतरिक अभिप्रेरणा का, बाह्य अभिप्रेरणा का या जन्मजात अभिप्रेरणा का। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बातचीत करते हैं। अगर वो दूसरों को दिखाने के लिए कुछ ऐसा करता है, तो उसके अंदर से ऐसी कोई चीज नहीं है यार, उसके बाहर से ऐसा कुछ आ रहा है, बाह्य अभिप्रेरणा, कि मेरे को दूसरों से प्रशंसा लेनी है, तो प्रशंसा बाहर से आ रही है, तो मोटिवेशन भी कहाँ, एक्सट्रिंसिक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बातचीत करते हैं। What will be the intelligence quotient of a 15-year-old boy when his mental age is 12? एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जब उसकी मानसिक आयु 12 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बातचीत करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जो का जो फॉर्मूला है, आप वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई क्यू अपॉन में ई क्यू इंटू 100 होता है, या फिर ई क्यू अपॉन में आई क्यू इंटू में 100 होता है। सोचिए और बताइएगा, हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 80। क्या आएगा? 80 आएगा इसका।
ओके, तो चलिए बातचीत करते हैं नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 28 की। एज ए टीचर विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क वुड नॉट बी डन बाय यू। देखिएगा, नोट वाले क्वेश्चंस हमें बहुत ज्यादा तंग करने वाले हैं, मगर ये हमें पेपर में हेल्प भी करेंगे अगर हम इन पे पहले से ही फोकस कर लेते हैं तो। डन बाय यू टू डेवलप द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे। हमें क्रिएटिविटी डेवलप करनी है तो हमें बच्चों के साथ में क्या नहीं करना चाहिए। encouragement of the originality, removal of fear, freedom of response, अवॉइडेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो सोचेगा कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो मौलिकता को प्रोत्साहन, बिल्कुल हाँ, इंकरेजमेंट करनी ही करनी चाहिए, ऑप्शन बिल्कुल सही है। भय को दूर करना, जब बच्चे के अंदर भय दूर होगा तो भी क्रिएटिविटी निखर कर बाहर आती है। प्रतिक्रिया की संभावना, हर एक बच्चे को रिस्पॉन्ड करने के लिए आप फ्री कीजिए, फिर बच्चे को लर्निंग देखिएगा, बिल्कुल ग्रो करेगी। ये जो है अपसारी चिंतन का परिहार, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस नहीं कर सकते। अगर हमें बच्चे के अंदर किसी चीज को क्रिएट करना है, क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना है, तो अवॉइडेंस नहीं चाहिए। तो 28 का जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शंस ने खुद ही एक ऑप्शन बता दिया कि कौन से वाला ऑप्शन सही है और कौन सा नहीं है। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। डेवलपमेंट विच प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी इज नोन एज। केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है, क्या कहलाता है। सेफेलिक कॉर्डल, प्रॉक्सिमोडेंटल, सर्पाइरल या वृत्तीय। सेफेलिक कॉर्डल, प्रॉक्सिमोडेंटल, स्पिरल या फिर वृत्तीय। सोचिएगा, केंद्र से बाहर की ओर, ये आपका एक सेंटर है, से बाहर की ओर मतलब इस सर्कमफ्रेंस की ओर आने वाली बातचीत कर रहा है। 29 का जो ऑप्शन नंबर है वो प्रॉक्सिमोडेंटल है। ओके, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, हम आपके सामने नई वीडियो, नए चैप्टर्स, नई बातों के सामने आपके सामने हाजिर होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। हंगर एंड द थर्स्ट इज विच टाइप ऑफ मोटिव। भूख और प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है। एक्सट्रिंसिक है, बाहरी है, एक्वायर्ड है, उसने अर्जित किया है, इंट्रिंसिक है, आंतरिक है, अंदर से आया है उसके, या फिर सोशल है जो सामाजिक कहलाता है। तो बताइएगा, ऑब्वियस सी बात है, हंगर और थ्रस्ट बाहर से नहीं आएगा, ना वो अर्जित करेगा, ना समाज उसे कुछ कहेगा। आपको भूख लगेगी, आप जाएंगे, पानी पिएंगे, खाएंगे, कुछ भी करेंगे, ये आपके अंदर से आएगा। आपको अंदर से पता लगता है कि आपको क्या है, भूख है, प्यास है, ये आंतरिक है। तो चलिए देखते हैं कि अब हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। अब हम 2022 का भी सैंपल पेपर, जो सीडीपी के 1 से 30 तक के क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें पूर्ण रूप से कवर अप कर चुके हैं। तो हमारा जो सीडीपी है कंप्लीट हो चुकी है। 3, 6 और 9 पेपर्स की हमने सीडीपी को पूरा कर लिया है। 9 into 30 270 पी बाई क्यू क्वेश्चंस को हम कवर अप कर चुके हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमें भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। ये मोटिवेशन कैसा है, जो हमें बाहर से मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।